In last lecture, we studied that if a moving charge is kept in magnetic field, then it experiences a force, and the value of force was equal to F is equal to V cross B, and the direction of this force was perpendicular to both V and B. Now we'll have to discuss the motion of charge particle in magnetic field taking two cases. एक केस में हम जो थीटा है वो लेंगे 90 डिग्री, और दूसरे केस में थीटा हम कोई भी एंगल ले लेंगे, एनी एंगल अदर देन 90 और 0 between V and B. So in case 1, we will take that when charge particle is moving at right angle to the magnetic field. So we are familiar with the equation Q is equal to V cross P. So the magnitude of force will come out to be QVB sin theta. So now we have to take this angle between V and B to be equal to 90 degree. तो force will come out to be maximum. ये हमने last lecture में discuss भी किया था, जिसका magnitude आ जाएगा QV into P. So in this case, the charge particle will experience maximum force which acts perpendicular to V and B. And the direction of force हमने निकाला था using right hand palm rule. Now this magnetic force, it acts perpendicular to velocity of charge particle, so it does not do any work on the charge particle. ठीक है, तो जब भी ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा तो वो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या स्पीड नहीं चेंज करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा. वाई? बिकॉज इट इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. So the magnetic force, it does not change the magnitude of velocity, it changes only the direction of motion. That is it does not do any work on the charge particle because it is a perpendicular force. Now we will discuss the path of this charge particle when it will move in a direction perpendicular to the magnetic field. तो ये जो क्रॉस है ये रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर इनवर्ड्स. अब सपोज हमने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करवाया विद वेलोसिटी v. नाउ यू कैन सी दैट velocity vector and magnetic field vector will be perpendicular to each other because magnetic field vector is perpendicular to page of paper inwards and velocity is in this direction. So if we see in 3 dimension, B and B will be perpendicular to each other. अब हमने देखना है कि इस कंडीशन में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी. So for that we can use right hand palm rule. तो हम जो पाम है वो सेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर इनवर्ड्स, एंड वेलोसिटी तो थंब को सेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और जो फोर्स आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा, पाम पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो ये जो डायरेक्शंस है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा. तो ये इस चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसे चेंज करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेगा. तो वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ये ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे टर्न हो जाएगा. अब इस पॉइंट पे हम फिर से फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा यूजिंग राइट हैंड पाम रूल. तो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, तो फोर्स ऐसे लगेगा, तो वो इस वेलोसिटी वेक्टर को टर्न कर देगा. अब सपोज वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया ड्यू टू फोर्स. अब फोर्स फिर इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर लगेगा, तो वो फिर इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में घुमा देगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जब हम किसी पार्टिकल को इंसिडेंट करवाते हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स टूवर्ड सेंटर लगता है. तो अल्टीमेटली जो पार्टिकल है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करने लगता है. मतलब ये तो हमने इनलार्ज्ड व्यू बनाया है उसका, बट एक्चुअली ये कंटिन्यूस मोशन होती है, एंड द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कल. So the charge particles move in a circular path.
तो ये सेम डायग्राम है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड्स, और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज इंसिडेंट विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स टूवर्ड्स सेंटर लगेगा। तो ये क्या करेगा कि जो ये चार्ज पार्टिकल है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज कर देगा एंड इट विल नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो दिस चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दैट दिस फोर्स इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है हम उसे सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे फोर्स है कौन सा? इट इज़ मैग्नेटिक फोर्स। तो मतलब यहाँ पे द मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स विच विल हेल्प द चार्ज टू मूव इन सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे जो फोर्स है इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स कौन से फोर्स ने प्रोवाइड किया? मैग्नेटिक फोर्स, और उसकी वैल्यू हमने निकाली थी QVB। सो QVB विल बी इक्वल टू mv²/r। Now we have to calculate different parameters. So first of all we will calculate radius of circular path। ये जो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल जा रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा? So we can easily calculate it from this equation that magnetic force provides the necessary centripetal force. So from here the value of R will come out to be mv over qb. So we can also write it as R is equal to V over Q by M into B. Thus the radius of the circular path is inversely proportional to charge by mass ratio of this particle, right? And it is also inversely proportional to the magnetic field. Now we can calculate the angular velocity from the same equation. QVB is equal to mv²/r. So angular velocity, so the linear velocity will come out to be bqr/m, and if we know the linear velocity then we can calculate the angular velocity because omega is equal to v/r. So it will come out to be bqr/m over r. So this r will get cancelled and the angular velocity will come out to be bq/m. Now next we have to discuss the time period, मतलब time taken by this charge particle to complete one revolution. तो time period हमें पता है it is related to angular velocity as t is equal to 2 pi by omega. So time period will come out to be 2 pi m over bq. अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे time period it is independent of velocity and radius. Now this is an important factor that time period is independent of v and r. Now suppose particle is moving in this circle whose radius is r and it is moving with velocity v. अब अगर velocity increase हो जाएगी, अब देखो velocity और r में ये relation है that r is directly proportional to velocity if these all are constant. तो अगर v increase होगा तो r भी increase हो जाएगा। तो अगर हम velocity increase करेंगे तो जितनी velocity increase करेंगे उसके proportional radius of circular path भी increase हो जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल को 5 सेकेंड्स लग रहे हैं तो इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए भी 5 सेकेंड्स ही लगेंगे, बिकॉज ऑल्दो यहाँ पे रेडियस बड़ा हो गया है बट रेडियस के साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई है। सो द टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट. सो इफ अ चार्ज पार्टिकल is moving in constant magnetic field, then its time period is constant and it is independent of velocity of charge particle and radius of circular path. Next is frequency. So we know that frequency is 1 over time period. So frequency will come out to be bq over 2 pi r. What is frequency? Frequency है number of revolutions completed in 1 second. So frequency is also independent of v and r. Now last we have to consider the kinetic energy of particle. So it will be equal to half mv square, and value of v we can substitute it from here. So kinetic energy will come out to be half m b square q square r square over m square. This m will get cancelled. So kinetic energy will come out to be b square q square r square over 2m.
So we should know how to calculate these all parameters for a charged particle which is moving in a circular path. Now next we have to consider the case when the initial velocity makes any arbitrary angle with the field direction. We can understand it like this, that suppose this is the direction of magnetic field. We can also draw axis, the three perpendicular axes, that is x-axis, y-axis and z-axis. Now suppose the charged particle is moving with velocity v, making an angle theta with this magnetic field b. अब ये जो v है इसके हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं. एक कंपोनेंट बन जाएगा v cos थीटा एंड दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा v sin थीटा. अब जब हमने मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस किया था तो उसमें हमने किया था कि जो पैरेलल कंपोनेंट होता है दैट रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. मतलब v cos थीटा हर पॉइंट पे v cos थीटा ही रहेगा, इट विल बी अनइफेक्टेड बाय b. बट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उस पे फोर्स लगता है. ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे फोर्स लगेगा, दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा यहाँ पे. तो जो हम इक्वेशन लिखते होते हैं F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी Q. नाउ विच कंपोनेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स v sin थीटा, तो यहाँ पे v की जगह आ जाएगा v sin थीटा इंटू b. तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे और ये इस कंपोनेंट पे लगेगा, इस कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. So for component v cos theta there will be no force on charged particle and it will cover linear distance with constant velocity v cos theta. मतलब जो हमने horizontal direction में velocity देखी थी it will remain unaffected in magnetic field और particle उस constant velocity से आगे चलता रहेगा. एंड फॉर कंपोनेंट v sin थीटा देयर विल बी अ फोर्स, बिकॉज हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का उस पर ये फोर्स लगता है. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी की थी. तो ये फोर्स क्या करेगा, पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा. तो जो रिजल्टेंट पाथ आएगा पार्टिकल का वो हेलिकल पाथ आ जाएगा. तो यहाँ पे था हमारा पार्टिकल जो मूव कर रहा था एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. ये कंपोनेंट आया था हमारा v cos थीटा, ये कंपोनेंट आया था v sin थीटा. इस कंपोनेंट के कारण पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण वो रोटेट करेगा. इस कंपोनेंट के कारण वो आगे को जाएगा. तो जो रिजल्टेंट पाथ आएगा पार्टिकल का वो ऐसा आएगा. दिस पार्ट इज़ नोन एज हेलिकल पाथ. ये घूम इसलिए रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट v sin थीटा कंपोनेंट, और इस पर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स. और ये आगे कौन से कंपोनेंट के कारण जा रहा है, v cos थीटा कंपोनेंट. सो वी गेट द रिजल्टेंट पाथ एज हेलिकल. सो ये हम फिगर ऐसे बना सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है ये एंगल थीटा पे जा रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड, और ये उसका मतलब इस पॉइंट पे हमने किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी. तो एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो ये कंपोनेंट बन गया v cos थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट बन गया v sin थीटा एंड द रिजल्टेंट पाथ विल बी हेलिकल. तो आप सिंपल डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, ये वाली भी ड्रॉ कर सकते हो, ये NCERT की डायग्राम है. तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो कौन से कंपोनेंट पे लगेगा, v sin थीटा पे लगेगा. तो यहाँ पे इस सर्कुलर मोशन के बारे में जो भी हमने फैक्टर्स करने हैं, जैसे रेडियस फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो उसमें हमें ये कंपोनेंट लेना है बिकॉज दिस कंपोनेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी q v sin थीटा. ठीक है, दिस इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स भी कौन से कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, इस कंपोनेंट की वजह से v sin थीटा. तो यहाँ इक्वेशन में दोनों जगह v sin थीटा आएगा. अब अगर हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कैलकुलेट करना है तो हम यही वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो r आ जाएगा mv sin थीटा ओवर qb. Now we can calculate the angular velocity which is equal to v by r. तो r की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी bq by m.
Next we have to calculate the time period, that is time taken by the particle to complete one revolution. The time period is 2 pi by omega and value of omega we have calculated. So time period is 2 pi m over bq. तो यहाँ पे भी आपने ये फैक्टर ध्यान में रखना है कि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड velocity of charge particle. Next we have to calculate the frequency. So frequency is number of revolutions in 1 second. So that is equal to 1 by t. तो ये हो जाएगा bq over 2 pi r. And the last we have to calculate pitch. Pitch का question काफ़ी बार आता है बोर्ड्स में, that what is pitch, calculate the value of pitch. तो पिच होता है कि जब चार्ज पार्टिकल ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, मान लो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया और वापस यहाँ आ गया, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई. तो एक रेवोल्यूशन में जितना लीनियर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया दैट इज़ नोन एज पिच. तो यू कैन राइट इट एज लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन रेवोल्यूशन. अब देखो पार्टिकल को आगे ले जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है. ये कंपोनेंट पार्टिकल की रेवोल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कंपोनेंट पार्टिकल को आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो जब हमने पिच कैलकुलेट करना है, वी आर कैलकुलेटिंग दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो पार्टिकल को आगे लेके जा रहा है. तो इसमें हमने v cos थीटा कंपोनेंट कंसिडर करना है. सो पिच इज़ नथिंग बट डिस्टेंस दैट इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम. तो यहाँ पे पिच आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. तो वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि जो इसको आगे लेके जा रही है, तो ये वाली वेलोसिटी इस केस में लेनी है v cos थीटा. एंड टाइम पीरियड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस वन एंड वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. तो बाकी सभी केसेस देखो, रेडियस हो गए, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये रेवोल्यूशंस के साथ रिलेटेड हैं. तो इसके लिए आपने v साइन थीटा कंपोनेंट लेना है और सिर्फ एक फैक्टर है पिच दैट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो उसके लिए आपने v cos थीटा कंपोनेंट लेना है. सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ द पार्टिकल कैन मूव इन सर्कुलर पाथ एंड हेलिकल पाथ व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड.